जी व्यूअर्स, A1 टीवी के स्क्रीन पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार खान। व्यूअर्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि आजकल T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप श्रीलंका और भारत में एक साथ जारी है और सुपर 8 का मरहला बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। सुपर 8 के पहले मैच की अगर हम बात करें तो श्रीलंका की टीम और इंग्लैंड की टीम के बीच ये मैच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने 51 रन से कामयाबी हासिल की, जबकि दूसरे मैच में जो कि अहमदाबाद भारत में खेला गया और साउथ अफ्रीका की टीम ने भारत की टीम को बड़े मार्जिन से हरा दिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच था सुपर 8 का, वो बारिश की वजह से ना हो सका और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल सका। इस वक्त प्रोग्राम में मेरे साथ शरीकी गुफ्तगू होंगे क्रिकेट एक्सपर्ट सीनियर जर्नलिस्ट जुल्फ़कार बेग साहब, और स्टूडियो में हमारे साथ होंगे अदनान ज़हीन जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट है। तो दोनों मेहमानों को खुश आमदीद। बेग साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोहम्मद अदनान ज़हीन, आपको भी वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच गफार भाई, और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इनवाइट किया। अच्छा, पहला सवाल जुल्फ़कार बेग साहब से करेंगे जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है और इंटरनेशनल बहुत बड़े इवेंट कवर कर चुके हैं। बेग साहब, पहला सवाल ये है कि सुपर 8 में पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो मैच था बारिश की वजह से वो नहीं हो सका और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गई है। आगे पाकिस्तान की जो पोजीशन है, आप किस तरह देखते हैं? मैं समझता हूँ मेगा इवेंट था, इसमें पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया है। तो क्रूशियल मैच जो था उसमें पाकिस्तान को नाकामी हुई है। उसकी बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान इंडिया के गेम खेलते हुए पता नहीं क्यों इनको खौफ तारी हो जाता है, प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आता। तो अगर लकीली अगर बारिश ना होती तो पाकिस्तान के चांसेस थे न्यूजीलैंड के गेम जीतने के। और जहाँ तक पाकिस्तान की टीम एक बैलेंस टीम है, काफी किया गया इनको, लेकिन ऐसे में तो हमें भी पाकिस्तानी को हौसला अफजाई करनी चाहिए क्योंकि इवेंट अब चल रहा है। तो इवेंट के बाद इनके जो पोस्टमार्टम या सर्जरी जो भी क्रिकेट बोर्ड की नजर में होगा वो इनको प्लान करना चाहिए। और जहाँ तक नए प्लेयर का ताल्लुक है, गफ्फार खान साहब, हम आपके प्रोग्राम के तरफ से अक्सर के प्रोग्रामों में हम ये बात करते हैं कि हमें नए प्लेयर्स पे काम करना है, हमें नई लाइन्स पे काम करना है, नए स्टेडियम्स पे काम करना है, ताकि मुस्तकबिल में हमें स्टालवार्ट और बड़े प्लेयर तैयार करने चाहिए। और जैसा कि बहुत सारे तजज़ियाकार है, वकार यूनुस, शाहिद अफरीदी, ये बातें बहुत करते हैं टीवी पे हरमीत राजा, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इनकी जिम्मेदारी लगाई जाए कि नए ढूंढे और रिमोट एरियाज में जाए जहाँ पे टैलेंट हंट है, वहाँ पे जाए। और माशी तौर पर क्रिकेट जब थोड़े से मुस्तहकम होते हैं, थोड़े स्ट्रांग होते हैं, तो उनकी जो तवज्जो है क्रिकेट से हट जाती है। अभी आप के सवाल से पाते हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान एक बड़ी टीमों के अगेंस्ट अच्छा खेलता है और उसकी हमारे चांसेस है अगर पाकिस्तान अगर उसी लाइन ऑफ एक्शन के साथ उतरता है। और हर मैच इनको फाइनल करके खेलना होगा और हर प्लेयर को अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, चाहे वो शादाब है, चाहे अफरीदी है, बाबर आजम है या दीगर जो प्लेयर पाकिस्तान स्क्वाड में जो शामिल है। तो इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो काफी कीन है, काफी ऑब्जर्व कर रही है चीजों को, और उनकी नजर में इनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान कम बैक करेगा। और जहाँ तक देखें इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया हमेशा सियासत करता है, बड़े स्पॉन्सर्स उनके पास हैं और उसी बुनियाद पे वो न सिर्फ सेक्टर्स को ब्लैकमेल करते हैं बल्कि इंटरनेशनली भी वो काफी अपना असर इस्तेमाल करते हैं और इसका उनको बड़ा फायदा भी होता है। तो इंडिया को अपनी शिकस्त देखें, उनके होम ग्राउंड पे साउथ अफ्रीका ने उनको जिस अंदाज से काबू किया है, तो एक ग्रेट एग्जाम्पल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान भी इंडिया को काबू कर सकता है। साउथ अफ्रीका कंपैरेटिवली पाकिस्तान की टीम से इतनी मजबूत टीम नहीं है, लेकिन वो जिस अंदाज से वो खेले हैं उनको आइडिया था कि हम इंडिया को काबू करने में कामयाब हो गए। जी बेग साहब, जिस तरह आपने तस्करा किया पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से, तो जिस तरह पाकिस्तान की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, तो कौन सी वो गलतियां थी जो कि पाकिस्तान की टीम से उस मैच में हो गई? देखिए जी, सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि जब आप किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट, अब एक टीम के खिलाफ आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही बहुत बुरा है, यानी कि आप उनसे जीत नहीं सके, जीतने के बावजूद आप प्लान नहीं कर सके, तो वो चीजें भी सारे इनके सामने होती हैं।
प्रोफेशनलिज्म की कमी नजर आई मुझे खिलाड़ियों में। खिलाड़ियों को चाहिए कि अपने जिस बुनियाद पर उनकी रखी हुई है, अब शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर है, वो इतना एग्जॉस्ट कर जाता है। ठीक है, वो सिफारिश की बुनियाद पर क्रिकेट खेल रहा है। अब उसके जो सुसर है शायद अफरीदी भी उस पर एतराज करते हैं कि उनको खेलना चाहिए, बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। उसके बावजूद देखे ना, क्रिटिसिज्म हमेशा घर से शुरू होता है। तो हमारे क्रिकेटर जो है बदकिस्मती से कोई भी उन पे कोई एतराज करता है, वो उसको नेगेटिव लेते हैं, उसको पॉजिटिव नहीं लेते हैं। इस्लाह के तौर पर लोग गाइड कर देते हैं कि आप जीत सकते हैं, आप जीते हैं, अपना ऑल आउट है आपकी। क्रिकेट क्योंकि पाकिस्तान का पैशन है, लोगों की बड़ी मोहब्बत है, लगाव है इस खेल के साथ, तो ये जब मायूस करते हैं इस तरह, तो डेफिनेटली तनकीद का सामना करना पड़ता है। ये बुनियादी गलतियां तो मैं समझता हूँ ओपनिंग लाइन ऑफ एक्शन जो था हमारा, वो प्रॉपर नहीं डिलीवर कर सकता, और बॉलिंग हमारे आपके सामने है कि पाकिस्तान जिस अंदाज में। अच्छा बेग साहब, सुपर 8 में क्या मशवरा देंगे, किसको बेंच पे होना चाहिए, किसको टीम में होना चाहिए? देखिए जी, ये तो क्योंकि ये इवेंट जारी है, अभी स्क्वाड को चेंज करना या इसके अंदर कोई रद्द-बदल करना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खासा नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद इंसान इनको डिसाइड करना चाहिए कि क्या इन्होंने फ्यूचर के प्लान्स करने हैं। जो अभी PSL आने वाला है, PSL 11 के अंदर जो नए प्लेयर को भी मौका मिलेगा, तो उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि पाकिस्तान को प्लेयर पूल की तादाद में कितना इजाफा करना है। 20 के प्लेयर ऐसे होने चाहिए जिनको आप रोटेट करें, जिनको मौका दें। और अच्छा बेग साहब, जिस तरह भारत की टीम को काफी मजबूत समझा जा रहा था इस T20 वर्ल्ड कप में, और साउथ अफ्रीका की टीम ने उनको हरा दिया, आगे चलकर इंडिया पर कितना ये मैच की जो शिकस्त है असरअंदाज होगा? देखें, भारत की टीम को मैं किसी तरह से समझता हूँ, उनके ऊपर 1 अरब आबादी का बोझ होता है उन प्लेयर के। अगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी प्लेयर गलती करता है तो भारत में उसके लिए जीना माहौल हो जाता है, तो प्लेयर फिर अपना ऑल आउट देते हैं उस खौफ की वजह से। मैंने कभी भी, जब से मैं जर्नलिज्म में हूँ, मैंने कभी भी भारत के प्लेयर्स को आइडलाइज या एडमायर या उनको सपोर्ट नहीं किया है। चंद प्लेयर के अलावा मैं किसी प्लेयर को इतना ज्यादा पसंद नहीं करता। यूजुअली ट्रू पाकिस्तानी तो मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है, अपने कौम से बहुत प्यार है, अपने प्लेयर से बहुत अकीदत है, लेकिन वो उसी सूरत में मुमकिन होगी कि जब ये मुल्क और कौम के लिए परफॉर्म करेंगे, खेलेंगे, कौम की उम्मीदें होती हैं। तो भारत की जो टीम है, जब वो किसी भी टीम के अगेंस्ट, स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट जब भी खेलते हैं, इनकी ख्वाहिश ही होती है प्लेयर अपना ऑल आउट दे, कोई ऐसी गलती ना करे जिसकी बुनियाद पर वो उनकी उनका मुकद्दर बने। तो बड़े बड़े प्लेयर आए पाकिस्तान के अंदर, बड़े बड़े प्लेयर इंडिया के अंदर आए, लेकिन जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है उसको हमें अपग्रेड करने की जरूरत है, और जो गलतियां हम करते हैं उसको हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। क्योंकि देखें, इमर्जिंग प्लेयर्स में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो जूनियर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो काफी अच्छा खेल रहे हैं, वो फ्यूचर में स्क्वाड का हिस्सा भी बनेंगे। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है। पंजाब एसोसिएशन की मैं बात करूँ, इंडियन पंजाब की, तो वहाँ पे जो क्रिकेट एसोसिएशन है रीजनल, वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी के जो प्लेयर्स हैं उनको आगे लाया जाता है, उनके खिलाफ साजिश की जाती है। तो आपका ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसकी वजह से इंडिया में या दुनिया भर में आपका प्रोग्राम सुना और जा रहा होगा और देखा भी जा रहा होगा, और इसके बारे में लोग अपनी राय भी देते हैं। तो इंडियन के अंदर, इंडियन पंजाब के अंदर जो है ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा सियासत पाई जाती है। वो अपने जो हिंदू तवा है उनका, उसके अंदर वो खिलाड़ी जो हमारे हैं उनको आगे आने नहीं देते। तो ये भी एक बुनियादी वजह है कि पंजाब के क्रिकेट का जो डिक्लाइन है उसके अंदर आप देख सकते हैं तो प्रोमिनेंट प्लेयर नजर नहीं आएगा, और हमेशा जो हिंदुइज्म का जो फरोग देते हैं जो लोग, जो बहुत ज्यादा उनकी हुस्न नजर उनका होता है जिन पे, उसी उनको शामिल करते हैं टीम में और उसे ही मौका दिया जाता है। जी बहुत शुक्रिया बेग साहब कीमती वक्त देने के लिए। ये थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जुल्फकार बेग साहब, जो कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे स्पोर्ट्स वर्ल्ड का हिस्सा थे। अब स्टूडियो में हमारे दूसरे मेहमान मोहम्मद अदनान ज़हीन, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट है और बड़ा अच्छा वो क्रिकेट पर रिसर्च भी करते हैं। अदनान, आपने काफ़ी इंतज़ार किया, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और सवाल मेरा ये है कि
इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच अहमदाबाद के मुकाम पे, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इंडिया की टीम 111 रन्स पे ऑल आउट होगी और T20 वर्ल्ड कप की तारीख में उन्हें बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तो अदनान क्या कहेंगे, कौन सी वो गलतियां थी जिसकी वजह से भारत की टीम को शिकस्त देखना पड़ा? जी हाँ, बहुत शुक्रिया गफ्फार और आपकी पूरी टीम का। देखें जो मैच था, जो कल मैच हुआ रात को, इंडिया बमुकाबला साउथ अफ्रीका का, तो जब साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो आगाज से ही जो है उनकी विकेट्स सॉरी आगाज से ही उनकी विकेट्स गिर चुकी थी। 3 खिलाड़ी उनके वापस पवेलियन जा चुके थे जल्दी। इसके बाद डेविड मिलर ने एक बहादुरी के साथ बल्लेबाजी की। उसने दिखाई कि हमें वो जुर्रत है, हम वो सलाहियत रखते हैं कि हम ये मैच को जीत सकते हैं। देखें, जब 3 विकेट्स गिर जाएं पावर प्ले में ही और स्कोर भी अच्छे खासे ना हो, तो फिर जब एक बल्लेबाज दिलहरी दिखाता है, तो वाकई उसने वो कॉन्फिडेंस पैदा किया कि उसने 62 रन की इनिंग्स खेली और शानदार इनिंग्स खेली और बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। हालांकि जिस तरह से 14 ओवर में 140 रन थे, तो आखिरी 6 ओवर में भी कुछ इतने रन नहीं आए। लास्ट 5 ओवर में 40 to 50 के दरमियान में रन आए हैं। हालांकि वो 70 तक रन जाने चाहिए थे जो आखिरी 5 ओवर में, लेकिन उसके बावजूद कम रन बने। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, अभिषेक को आउट किया, कुलदीप को आउट किया, इतनी जबरदस्त बॉलिंग की। और इंडिया ने जो मिस्टेक पे मिस्टेक की, उन्होंने थोड़ी सा मेरे ख्याल में विकेट्स पर स्टे करना था। और स्टे करने के बाद जिस तरीके से आपने बहुत सारे मैचेस इंडिया के देखे होंगे, एक दफा पाकिस्तान और भारत का जो मैच हुआ था, जिसमें आखिरी 10 ओवर में, हालांकि विराट कोहली विकेट्स पे मौजूद थे, जिसमें नवाज ने ओवर किया था, 1 ओवर में 17 रन दरकार थे और वो इंडिया ने मैच जीत लिया था। तो आगाज में जब उनकी विकेट्स गिरी थी, उन्होंने बचा के रखा था, उन्होंने विकेट्स बचा के रखी थी। और जब 1 से 2 विकेट्स गिरी, फिर उन्होंने विकेट्स बचाई और रन रेट तक काफी नीचे था। और उसके बावजूद उन्होंने लास्ट में एक बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली, वो मैच जीता था। तो कल के जो मैच में बहुत सारी मिस्टेक ये हुई कि एक तो विकेट्स भी वो ना बचा पाए, और दूसरा जो उनका रिक्वायर्ड रन रेट है वो बहुत बढ़ता गया, जिसकी वजह से उनसे मैच जो है वो हाथ से निकलता हुआ गया। तो जब कोई भी मैचेस जो है वो T20 का मैचेस हो जिसमें रिक्वायर्ड रन रेट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब जाता है, तो फिर वो मैच में वापस आना बहुत मुश्किल था। और इंडिया की जहां पर मैच लूज हुआ, वो एक तो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता गया और विकेट साथ साथ गिरती रही। कोई भी बल्लेबाज ज्यादा पार्टनरशिप नहीं लगा सका, जिस वजह से ये मैच इंडिया ने लूज किया। अच्छा, टॉस के हवाले से बताएं, टॉस का किरदार कितना अहम था और टॉस जीतने के बाद किस टीम को ज्यादा फायदा हुआ? देखिए, टॉस जीतकर ऑब्वियसली अगर बात की जाए, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का जो उन्होंने फैसला किया, वो उनका एक बेहतर फैसला था। हालांकि 90,000 कल जो है वो तमाशाई थे उस ग्राउंड में, जो कल पाकिस्तान इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच था, 90,000। उसके बावजूद साउथ अफ्रीका की कॉन्फिडेंस, उस तरीके से बेहतरीन अंदाज से उन्होंने क्रिकेट खेला और टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उसमें शानदार जो है वो कामयाबी दिलाई। तो टॉस जीतने का फायदा जो है वो ज़ाहिर है, अगर इंडिया भी टॉस जीता तो वो पहले बल्लेबाजी ही करता, जो साउथ अफ्रीका ने की। अच्छा, आगाज में साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर बिल्कुल लड़खड़ा गई, तो विकेटें गिरते गए, लेकिन मिलर ने कमाल खेल पेश किया और जबरदस्त क्लास शो किया। डेविड मिलर की अगर हम बात करें, 63 रन की लाजवाब इनिंग्स खेलने में वो कामयाब रहे और टर्निंग पॉइंट मेरे ख्याल में डेविड मिलर ही था। जी हाँ, देखिए, डेविड मिलर था और साथ-साथ जिस तरीके से उनका बल्लेबाज साथ देते रहे, तो उस वजह से इसमें कोई शक नहीं है कि डेविड मिलर था। लेकिन उसके बावजूद अगर देखें तो बॉलर्स का भी बहुत अहम किरदार है। अगर बॉलिंग अच्छी ना होती तो ये टारगेट इंडिया के आगे कुछ भी नहीं था, लेकिन बॉलिंग भी बहुत शानदार थी। इस वजह से साउथ अफ्रीका ने मैच जीता। लेकिन मिलर ने मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि मिलर ने बहुत अच्छा खेला, क्योंकि 3 विकेट्स गिर जाना, फिर 63 रन करना, 42 बॉल पे स्ट्राइक रेट भी उसने अच्छा किया और साथ पावर प्ले के में भी इतने रन्स नहीं बने थे साउथ अफ्रीका के, लेकिन बाद में मिलर बड़ा अच्छा तेज खेले। बिल्कुल ऐसा ही है कि तो वो मैं बात कर रहा हूँ ना कि जिस तरीके से आगाज था, तो ऐसा लग रहा था कि ये 120-130 रन होगा, लेकिन मिलर की बैटिंग ने बहुत अच्छा टारगेट को आगे लेके गया। अगर आखिर तक वो रहते तो ये 200 तक स्कोर जा सकता था। अच्छा अदनान, अब भारत जिस तरह तकब्बुर कर रहा था और जिस तरह वो उनका रवैया था कि उनके मुकाबले में कोई टीम ही नहीं है इस T20 वर्ल्ड कप में, अब इस शिकस्त के बाद भारत की क्या पोजीशन रहती है
और आगे चलकर उन पे कितना दबाव हो सकता है? देखिए, अब इसमें कोई शक नहीं है कि वो जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं, इंडिया, उसमें ना सिर्फ क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बल्कि दूसरा उनकी टीमें जो है वो मीडिया होता है। आप सोशल मीडिया उठाकर देखें, वो चीख रहे होते हैं। मैच लगा हुआ था, अभी मैच हारने का फैसला नहीं आता, वो पहले ही फैसला कर लेते हैं कि इसने ये कर दिया, वो कर दिया, सब कर दिया। वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मीडिया उन पर बहुत प्रेशर डालता है। इतना प्रेशर आपके सब टीमों का प्रेशर एक तरफ होता है, और हमारा जो मीडिया तो कुछ है ही नहीं, जितना प्रेशर जो है वो इंडिया में डाला जाता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। और बात करते चले कि आगे मैच में, अगर जो अभी उनके 2 मैचेस बकाया है, एक ज़िम्बाब्वे और दूसरा जो है वो वेस्ट इंडीज। और ज़िम्बाब्वे भी आप देख सकते हैं कि इस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बड़े सरप्राइज दिए, बहुत बड़े सरप्राइज दिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने उसको हराया। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये पहली दफा नहीं जीती। 2007 में टी20 वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, उस वक्त भी ज़िम्बाब्वे ही जीता था। और 2026 में अब दूसरी दफा मैच हुआ। इस बीच में 2007 से 2026 में टी20 वर्ल्ड कप को कोई मैच इन दोनों टीमों के माबेन नहीं हुआ। तो इसमें 2026 में भी ज़िम्बाब्वे ने जीता। एक मैच तो इनका ज़िम्बाब्वे के खिलाफ है, इंडिया का। ये मैच भी बड़ा टफ है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है तो इंडिया को हरा सकती है। और दूसरी तरफ अगर देखे जाए तो वेस्ट इंडीज है, और ये इस ग्रुप की एक ऐसी टीमें हैं जो इंडिया, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, ये 4 टीमें ऐसी थी जिसने कोई मैच भी नहीं लूज किया। एक मैच जिम्बाब्वे का जो है वो जो बारिश की नजर हुआ था, ओवरऑल इन टीमों ने, चारों की 4 टीमों ने मैच जीत कर ये आगे आई है। तो इसमें वेस्ट इंडीज भी बड़ा सरप्राइज हो सकती है इंडिया के लिए। जी बिल्कुल, वेस्ट इंडीज भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है भारत के लिए, और अब भारत की टीम पर ऑलरेडी दबाव आ चुका है। और माहिरीन का ये भी ख्याल है कि अब आगे चलकर भारत के लिए रन रेट में भी मुश्किलात हो सकते हैं, क्योंकि उनके रन रेट भी काफ़ी गिर चुकी है। जिस तरह 111 के टोटल पे उनकी पूरी टीम आउट हो गई है। अच्छा, अब बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से। अदनान, एक पॉइंट दिया गया दोनों टीमों को, तो आगे चलकर अब कितना ये बारिश से नुकसान हो सकता है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के लिए? जी हाँ, देखिए, दोनों टीमों के लिए नुकसान है। मुझे लगता है कि दोनों टीमों के लिए नुकसान है, इसलिए क्योंकि अगर आगे इनमें से कोई एक मैच भी लूज करता है तो इन टीम का वहीं पे सिलसिला खत्म हो जाएगा। अब देखें, अगर यहाँ पर ये मैच हो जाता तो एक टीम जीती तो उसको अब कंफर्म हो जाना था कि अगला मैच अगर अच्छे रन रेट से जीते तो हम आगे जा सकते हैं। और पाकिस्तान को बिलखुसूस आप किसी भी कीमत में कोई मिस्टेक की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा खेलेंगे, दोनों के दोनों मैचेस जीतेंगे, तो आप सुपर 8 के लिए जाएंगे। वरना यहाँ पर अगर कोई गलती की गुंजाइश नहीं है किसी किस्म का, अगर यहाँ पर कोई की, तो फिर आपके इम्कानात सुपर 4 में जाने के नहीं होंगे। अच्छा अदनान, आप की काफ़ी गहरी नज़र है इस टी20 इवेंट पे। क्या वजह रही कि ऑस्ट्रेलिया की टीम सुपर 8 में ना पहुंच सकी? देखें, सुपर 8 में ना पहुंचने की वजह, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हालिया जो एक तो वहां से उनके ऊपर प्रेशर आया। जो पाकिस्तान ने उनको 3 मैचेस, टी20 सीरीज पर जो मैच उनके मुश्तमिल थे, और 3 के 3 हरा कर उन्हें व्हाइट वॉश किया। वहां से उनका प्रेशर शुरू हुआ। फिर जिम्बाब्वे से जब उन्होंने मैच को लूज किया तो फिर बहुत ही मिस्टेक ऐसी थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके पास इतने कोई प्लेयर्स नहीं थे। मिचेल जो है वो बीच में जरूर इंजर्ड हुए उसकी वजह से, लेकिन बाद में फिर उन्होंने ज्वाइन तो किया था। और मुझे लगता है कि जो जिम्बाब्वे से मैच हारे ना वो, तो वहां से उनका मोराल डाउन हुआ। फिर इसके बाद उनका उठना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा अदनान, श्रीलंका होम ग्राउंड हजारों की तादाद में तमाशाई, और इंग्लैंड की टीम के खिलाफ 51 रन से शिकस्त। क्या वजह है, क्यों हारी श्रीलंका की टीम? श्रीलंका, और अब तक श्रीलंका ने 1 मैच खेला है और 1 मैच ही लूज किया है। और देखिए, श्रीलंका की अगर बात की जाए तो अब तक इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है उन्होंने। एक तो जो उनके होम में मैच, घर में मैच हो रहे हैं, अपनी ही पिचेस उनको मिल रही है, उससे वो पूरा फायदा उठा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो आप सुपर 8 की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड के साथ जो उनका मैच हुआ, और बड़े ही मार्जिन से आ रही थी। हालांकि इतना नहीं लगता था कि इंग्लैंड भी प्रेशर से थी, पहले उसने भी मैच हारे थे, और अब यहाँ से होना चाहिए था कि श्रीलंका को मैच जीतना चाहिए था। अगर मैच ना भी जीती तो कम से कम अच्छे इज्जत के साथ जीतना चाहिए था। और बड़ा ही जो है मायूस कुन बैटिंग, बॉलिंग में भी इतनी कुछ ज्यादा खराबियां नहीं थी। हालांकि अगर थोड़ा सा मजीद अच्छी बॉलिंग होती तो 160 रन तक, 150 तक उनको रोका जा सकता था। जिस तरीके से दिक्षाने, और इनके पास बड़े बड़े अच्छे स्पिनर भी मौजूद हैं, और जिस तरीके से बॉलिंग भी इतनी ज्यादा कुछ अच्छी नहीं उस मैच में रही, और बॉलिंग से बढ़कर बैटिंग अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से उनको ये मैच लूज करना पड़ा।
अच्छा, अब श्रीलंका की टीम को तो मैच लूज करना पड़ा। अब यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान और इंग्लैंड का अगला मैच है, और इस मैच के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, किसका पलड़ा भारी है? जी हाँ, पाकिस्तान और इंडिया इंग्लैंड की अगर मैच की बात की जाए तो उसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान ज़्यादा फ़ेवर में है। क्योंकि ऑलरेडी इस साल एक सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान ने जीती भी है। और देखिए, अब यहाँ से पलड़ा जो भारी है, लेकिन हमारी प्लेइंग 11 की भी तो कुछ सोच-विचार करनी चाहिए अच्छा, कि प्लेइंग 11 में क्या हुँ। फ़खर ज़मान को होना चाहिए? देखिए, फ़खर ज़मान को मुझे लगता है कि होना चाहिए। अब देखिए, पूरे वर्ल्ड कप में आप उसको लेके गए और नहीं खिलाया गया। न्यूज़ीलैंड के खिलाफ उसको मेरे ख्याल में इस वजह से माइक हसन और कप्तान सलमान अली आगा का फैसला था कि इसके न्यूज़ीलैंड के खिलाफ इनके जो मैचेज़ इन्होंने खेले बहुत अच्छा इनका स्ट्राइक है। तो इस वजह से शायद उनको खिलाया गया, और मुझे लगता है कि ख्वाजा की जगह उन्हीं को ही टीम प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये एक ही प्लेयर मौजूद है। शहजादा फरहान भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, आजकल फ़ॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फ़खर एक वाहिद ऐसा प्लेयर है कि जो 10 और 12 के जो है वो फ़ी ओवर खेल सकता है। और आप देख लेंगे साइम अयूब की अगर बात की जाए तो साइम अयूब कोई इतना उस तरीके से बल्लेबाज़ी नहीं कर रहे। साइम अयूब फिनिश नहीं कर पा रहे। बॉलिंग की वजह से उनको टीम में ज़रूर शामिल किया जा रहा है, लेकिन आपको बॉलिंग से बढ़कर हमें आपकी बैटिंग की ज़रूरत है। बॉलर तो हमारे पास और भी मौजूद हैं, और बॉलिंग जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन आपको बॉलिंग से बढ़कर हमें बैटिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप रन्स करेंगे तो पाकिस्तानी टीम के लिए कुछ बेहतर होगा, और बेहतर इसी सूरत में होगा कि आप बेहतर अपनी बैटिंग पर तवज्जो देंगे, तब होगा। क्योंकि अभी तक मुझे इतना कोई ज़्यादा उनके मैचेज़ फिनिशिंग वाले नज़र नहीं आ रहे, तो इसलिए उनको बैटिंग पर बहुत तवज्जो देनी होगी। अच्छा अदनान, जिस तरह आपने तज़किरा किया कि साइम अयूब बहैसियत बॉलर तो अच्छा खेल रहा है, लेकिन बैटिंग में वो बिल्कुल वो अच्छे फ़ॉर्म में नहीं है। तो क्या आप मशवरा देंगे कि बाबर आज़म और साहिबज़ादा फरहान से ओपन किया जा सके? अब ये तो देखिए, बाबर को जिस नंबर पर आजकल भेजा जा रहा है वो उनकी जगह नहीं है। हुँ, बाबर को या तो देखें 1-2 मैच में उनको रेस्ट दे दें, कोई मसला नहीं है। अब ये ठीक है, नो डाउट कि वो इतना बड़ा प्लेयर है, लेकिन बड़े प्लेयर की वो एक ज़िम्मेदारी भी तो निभाए ना। हुँ, हुँ। कितना मौके मिले, एक में 18 में 15 रन किए, इस तरह से तो नहीं चलता कि आप मतलब कि आपको बार-बार मौका दिया जाए और आप स्कोर भी ना करें, तो इस सिलसिले से तो बेहतर नहीं होगा। अब नंबर चेंज करना चाहिए, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? हुँ, हुँ। साइम को अगर 2 नंबर पे या ऊपर भेजेंगे 1 डाउन, तो मेरे ख्याल में साइम तो उस नंबर पर भी खेल सकते हैं। हुँ, जिस हुँ। तरीके फ़खर को कब कहाँ, कब कहाँ, कब कहाँ। तो मुझे लगता है कि बाबर आज़म को ओपन कराना चाहिए शहज़ादा फरहान के साथ। अच्छा, बाबर को एज़ अ ओपनर आज़माना चाहिए। अदनान का भी ये मशवरा है पाकिस्तान क्रिकेट के मैनेजमेंट के लिए, और इसके साथ-साथ क्रिकेट माहिरीन ने भी ये कहा है कि बाबर आज़म ने पाकिस्तान के लिए एक लंबे अरसे तक मोहम्मद रिज़वान के साथ ओपन किया है, तो उनको एज़ अ ओपनर खिलाया जाए, ना कि नंबर 4 पे खिलाया जाए। नंबर 4 से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाबर आज़म स्लो स्टार्टर है, इतने बड़े स्ट्रोक उनके पास नहीं है कि वो नंबर 4 पे जाके बड़े-बड़े स्ट्रोक्स खेले। तो आगाज़ में जब वो आते हैं तो नया बॉल होता है, और सर्कल में वो पाकिस्तान के लिए रन्स बना सकते हैं, खाली जगहों में से खेलकर। ड्राइव उनके इंतहाई शानदार होते हैं। तो यकीनी तौर पर बाबर को एज़ अ ओपनर खिलाना चाहिए। जिस तरह साइम अयूब भी अच्छे फ़ॉर्म में नहीं है, और एज़ अ ओपनर मुकम्मल तौर पर इस इवेंट में वो नाकाम हो चुके हैं। एज़ अ बॉलर तो वो खेल रहे हैं, फ़ील्डर भी बड़ा अच्छा है। बेशक टीम में रखा जाए, लेकिन नंबर 5, नंबर 6 पे साइम अयूब से बैटिंग कराया जाए और बाबर से ओपन कराया जाए। तो ये क्रिकेट माहिरीन का भी ख़्याल है कि इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। अच्छा अदनान, ये बताइए, जो शाहीन शाह अफरीदी को टीम से बाहर कर दिया गया, और उनकी जगह एक नौजवान फ़ास्ट बॉलर को खिलाया गया। क्या ये अच्छा फ़ैसला था? देखिए, सबसे पहले तो गफ्फार भाई देखेंगे, शाहीन को आप खिला किस वजह से रहे हैं? हुँ, अब तक उनकी कौन-सा मैच है कि जिस मैच में उन्होंने आपको इतनी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दिखाई हो और वो मैच आपने जीता? मुझे आप वाले वो दिखा दें। हुँ, हुँ, उनकी जगह मुझे नहीं लगता कि आजकल इस वर्ल्ड कप में बन रही है। अब ठीक है, मेन बॉलर है आपके, इस वजह से आपने टीम में शामिल कर दिया। अब एक मैच में फ्लॉप, दूसरे में फ्लॉप, तो तीसरे में बाहर बिठाना चाहिए, उसकी जगह सलमान है। इसके बाद हमारे पास स्पिनर पे भी ऑप्शन मौजूद है। तो मुझे नहीं लगता कि अब जो है वो अगले मैच में शाहीन को खिलाना चाहिए, और शाहीन की जगह नहीं बन पा रही, क्योंकि शाहीन की वो बॉलिंग ही नहीं है। हुँ, तो हुँ। ज़ाहिर है आपके अगर अटैक भी अच्छा नहीं होगा, जब आगाज़ में ही अगर अच्छे नहीं होंगे, आगाज़ में ही आपको 15-15 रन बनते हैं। जब इंडिया का मैच हुआ, पहले ओवर में 15 रन, फिर आखिरी ओवर जब उनको दिया गया, उसमें भी 15 रन बने। तो ये सारा चीज़ें देखकर फिर आपको उस क्या चीज़ सोचकर, क्या चीज़ समझकर उनको खिलाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि शाहीन शाह अफरीदी की अगले मैच में कोई जगह है।
अच्छा, और इसके साथ-साथ अदनान आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ज़िम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़ दोनों टीमों में किसको आप बेहतर समझते हैं? देखें, वेस्ट इंडीज ऑब्वियसली बेहतर है, लेकिन जिम्बाब्वे की जो इस बार परफॉर्मेंस है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बहुत अच्छा खेल पेश कर रही है। सिकंदर रजा ने जब से टीम की कलमदान संभाली है तो बहुत ही उम्दा कारकर्दगी रही है। आहिस्ता आहिस्ता टीम को वो ऊपर की जानिब लेके जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि सबसे उनकी बड़ी कामयाबी ये है कि इन 8 टीमों में जगह उन्होंने बनाई, वहां पर उनकी सबसे बड़ी ये कामयाबी है। और देखें, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम बाहर है, अफगानिस्तान बाहर है, और ये बड़ी-बड़ी टीमें जो हैं वो बाहर हैं, और एक छोटी-सी टीम जो इतनी ज़्यादा क्रिकेट भी नहीं खेलती, उस टीम को आगे आ जाना, ये एक बड़ा सरप्राइज़ है। और मुझे लगता है कि इस बार वो भी बड़ी टफ टाइम दे रही है। दोनों टीमों में वेस्ट इंडीज़ का मरहल तो ज़्यादा है, लेकिन ज़िम्बाब्वे भी कम नहीं है। अच्छा, तो आगे जो सूरत-ए-हाल है सुपर 8 मुकाबलों का, तमाम तगड़ी टीमें हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, सेमीफ़ाइनल्स में किस-किस को आप देख रहे हैं? सेमीफाइनल में देखें, एक तरफ से तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान तो है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान आगे 2 मैच जीत सकता है, श्रीलंका और इंग्लैंड से। तो पाकिस्तान मुझे लगता है कि आगे जाने चाहिए, और अगर अच्छा खेला तो वो जाएगी। एक तो पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड को कर दे, दूसरे में इंडिया और वेस्ट इंडीज़। अच्छा, और अदनान, जिस तरह ये पाकिस्तान की जानिब से उस्मान तारिक को इंट्रोड्यूस कराया गया है, और मुकम्मल वो है, मिस्ट्री स्पिनर भी आप कह सकते हैं, ऑफ स्पिनर भी कह सकते हैं। हालांकि वो तमाम वैरायटीज बड़े कमाल के साथ वो करते हैं, कोई भी बॉल हो। और उनका एक मुनफरिद एक्शन भी है जो कि दुनिया में बहुत ज्यादा बैटर्स जो है वो इस एक्शन की वजह से काफी डिस्टर्ब भी दिखाई दे रहे हैं, और दुनिया में बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया है, सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल है। सुपर 8 के मैचेस में उस्मान तारिक से पाकिस्तान को कहां पर बॉलिंग करना चाहिए और पाकिस्तान को कितना फायदा होना चाहिए? देखिए, अब तक उस्मान तारिक की बात की जाए तो बॉलिंग एक्शन जो है वो उनका ज्यादा जो है वो एक इंडिया में है, लेकिन इंडिया से आपको पता होगा कि आईपीएल के सबसे महंगे 3 खिलाड़ी है ग्रीन, और वो उन्होंने जब उनको बोल्ड किया था तो डग आउट में जाकर उन्होंने क्या किया था कि ये तो बट्टा बाल के पता नहीं कहां से पकड़ के लेके आए। तो उनका जो अब बॉलिंग एक्शन भी जो है वो क्लियर हो चुका है। तो अब उनके ऊपर ये भी नहीं है कि पहले तो उनको खिलाया नहीं जा रहा था कि भाई इनका ये हो जाएगा, बैन हो जाएगा। अब जब वो आए, खेले, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, फिर बॉलिंग एक्शन पे एतराज हुआ, फिर बॉलिंग एक्शन जो है वो क्लियर हुआ, तो अब उनको ये प्रेशर भी नहीं है, और अब उनका एक मुनफरिद स्टाइल है, इस तरह का स्टाइल भी नहीं है। बल्लेबाज को भी थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है। और अब सुपर 8 में मुझे लगता है कि अब जो उनको दरमियान में जाके ओवर दिए जाते थे, अब मुझे लगता है कि उनको आगाज में ही ओवर दे देने चाहिए ताकि वो एक नया सरप्राइज बल्लेबाज को मिले। जी बिल्कुल, उस्मान तारिक को आगाज ही में बॉल देना चाहिए, और मुख्तलिफ लीग में हमने उनको देखा है कि वो नए गेंद के साथ बेहतर गेंदबाजी करने की सलाहियत भी रखते हैं। और ये मौका है कि जब तक दुनिया क्रिकेट के बल्लेबाजों ने उनको रीड नहीं किया है, उनको वो समझते नहीं है, उनको देखा नहीं है। कई इंटरनेशनल बैटर्स ऐसे हैं जो कि उस्मान तारिक के अगेंस्ट अभी तक खेले भी नहीं है। तो ये पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है कि उनको बरवक्त आजमाया जा सके और उनको आगाज ही में उनसे बॉलिंग करवाया जा सके। जिस तरह साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स ने कल आती ही विकेट हासिल की और इंडिया की टीम को परेशान किया, और फिर आगे चलकर उनके बॉलर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी पेश की। तो जहां तक उस्मान तारिक का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान को उस्मान तारिक से इस T20 वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा बॉलिंग करना चाहिए, उनसे फायदा उठाना चाहिए। ये पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है, और कई बैटर्स ऐसे हैं जो कि उस्मान तारिक से खौफजदा है। उसमें अगर पाकिस्तान का जिस तरह मैच है इंग्लैंड के साथ, तो उसमें भी उस्मान तारिक से बॉलिंग करना चाहिए और फायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान को। तो सुपर 8 का मरहला शुरू हो चुका है। हमारी कोशिश होगी कि प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में लम्हा बलम्हा जो भी सूरत हाल होगा इस सुपर 8 का, तो आपसे वो शेयर करते जाएं, और हमारे जो एनालिस्ट होते हैं उनके जो तबसरे हैं वो भी आपके लिए पेश की जा सके। तो व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का जो वक्त है वो अपने अख्तिताम को पहुंचता है। आज हमारे साथ खुसूसी मेहमान थे मोहम्मद अदनान ज़हीन, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट है, और इसके साथ साथ हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया था सीनियर जर्नलिस्ट जुल्फकार बेग ने। मैं तो आपका मेजबान अब्दुल गफ्फार खान, अगले प्रोग्राम तक लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। अल्लाह निगहबान।